सोचिए आप अपने घर में हैं, सुबह का वक्त है, आसमान से कोई भी आफत नजर नहीं आ रही, बारिश का कोई बड़ा अलर्ट नहीं, और अचानक से एक नदी इतनी तेजी से उफान मारती है कि लोगों को अपना घर, अपना सामान, हर चीज छोड़कर भागना पड़ता है। कोई सड़क पर दौड़ रहा है, कोई ऊंची जगह तलाश रहा है, तो कोई अपने परिवार को खोज रहा है। और कुछ ही मिनटों में जहां बाजार था वहां पानी है, जहां सड़क थी वहां मलबा है, और जहां घर थे वहां पर सिर्फ तबाही दिखाई दे रही है। ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि ये आज के नेपाल का फ्लड का दृश्य है। नेपाल के रसुआ जिले में भोटेकोसी नदी अचानक से उफान मारती है और देखते ही देखते रौद्र रूप में आ जाती है। और सवाल ये नहीं है कि बाढ़ ये कितनी भयानक है, बल्कि असली सवाल तो ये है कि आखिर इतना पानी आया कहां से। सोशल मीडिया में जो वीडियो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ पानी नहीं है, वो पानी के साथ बहता हुआ मलबा है, पेड़ है और पत्थर है। गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को धकेलता हुआ ये एक ऐसा फ्लो था जिसके सामने इंसान को सोचने तक का मौका नहीं मिला। लोग भागते दिखाई दे रहे हैं, लोग ऊंची जगह पर जाते दिखाई दे रहे हैं, और कुछ जगहों पर पूरा इलाका ऐसा दिख रहा है जैसे मानो कि नदी अपना रास्ता खुद शहर के बीच से ढूंढ निकाली। एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचता है, लेकिन जिस हेलीपैड में उसे उतरना था वो भी बाढ़ में बह गया। पायलट ने बताया कि ऊपर से गांव लगभग दिख ही नहीं रहा था। अब जरा इमेजिन कीजिए कि रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंचा, लेकिन वहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए जमीन ही नहीं बची। और यहीं से कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं रह जाती, क्योंकि हिमालय भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान और पाकिस्तान तक फैले हुए रीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माउंटेन में होने वाला बदलाव नीचे रहने वाले हजारों लोगों को प्रभावित कर सकता है। आज नेपाल में भोटेकोसी है, कल को कोई और हिमालयन रिवर हो सकता है। इसलिए क्लाइमेट चेंज की चर्चा सिर्फ गर्मी बहुत बढ़ गई है तक नहीं रहनी चाहिए। सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, सवाल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का भी है, और सवाल अर्ली वार्निंग सिस्टम का भी है। क्योंकि प्रकृति को हम रोक नहीं सकते, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार नहीं हो सकते? अगर किसी नदी में अचानक से वाटर सर्ज आता है तो क्या डाउन स्ट्रीम विलेज को मिनटों में अलर्ट मिल सकता है? क्या सायरन काम करेंगे? क्या लोगों के पास इवैक्यूएशन रूट है? क्या ब्रिजेस और रोड इमरजेंसी में काम कर पाएंगे? क्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के पास रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग है? और सबसे जरूरी, क्या उस खतरे वाले इलाके में जो इंसान रह रहा है, जो लोग रह रहे हैं, क्या उसे मालूम है कि खतरे के वक्त उन्हें किस तरफ भागना है? क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का काम सिर्फ डिजास्टर के टाइम हेलीकॉप्टर भेजना नहीं होता। डिजास्टर मैनेजमेंट का असली टेस्ट डिजास्टर से पहले शुरू होता है। और इस पूरी खबर के बीच सबसे ज्यादा दर्द उन लोगों का है जो अचानक अपना सब कुछ छोड़कर भागे। सोचिए, जिस घर को बनाने में सालों लग गए, कुछ मिनटों में वो घर पानी और मलबों में दब गया। जिस दुकान में किसी की जिंदगी भर की कमाई लगी हुई थी, वो मिनटों में बह गई। जिस सड़क से लोग रोज गुजरते थे, वो अब मलबे में बदल गई। और किसी परिवार के लिए सबसे बड़ा सवाल शायद ये नहीं कि मेरा सामान कहाँ है, बल्कि उनका सवाल है कि मेरा अपना परिवार सुरक्षित है या नहीं। इस वक्त कैजुअलिटी और मिसिंग लोगों के आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। आज नेपाल में लोग भाग रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि असली लहर कितनी बड़ी है। किसी को नहीं पता कि अगला रास्ता कौन सा बंद होगा। किसी को नहीं पता कि उनका घर उनको मिलेगा या भी नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर है या हिमालय हमें बार बार वार्निंग दे रहा है? अब उसके साथ खिलवाड़ की कीमत शायद पहले से अब कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। आज भोटेकोसी उफनी है, कल को कोई दूसरी नदी हो सकती है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बाढ़ क्यों आई, सवाल ये भी होना चाहिए कि क्या हम अगली बाढ़ के लिए तैयार हैं या नहीं। क्योंकि प्रकृति जब कोई चेतावनी देती है तो कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजती है। कभी कभी वो सीधे नदी बनकर आपके घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है। और आज नेपाल में वही हुआ। और ये सिर्फ एक बाढ़ नहीं है, ये बल्कि हिमालय की एक बेहद ही खतरनाक वार्निंग थी। आप देख रहे हैं द ग्राउंड चैप्टर। मैं हूं आदिल। धन्यवाद।